नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले प्रश्न पत्र में आपने करंट के प्रश्नों को देखा कि अगर सही दिशा में पढ़ाई की जाए तो करंट भी आपके ग्रिप में ही रहता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि रोज़ की न्यूज़ को आप कलेक्ट कर रहे हैं या हर एक चीज़। न्यूज़ बहुत सी होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल, कोई भी मतलब नहीं है। सटीक चीज़ों को पढ़िए, सटीक आपके क्वेश्चन भी आते हैं और सटीक उत्तर भी आप दे सकते हैं। तो उसी विधा से आगे बढ़ते हुए तमाम वीडियोज़ आपने देखा, जो प्रश्न आए वो भी देखा, और आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना सफ़र चुने हुए करंट के प्रश्नों के साथ जारी करते हैं। देखते हैं आज के क्या प्रश्न हैं। तो आज सबसे पहले है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में कुछ विशेष अलग हमको नहीं बताना है, सारी चीज़ें आप पहले से ही जान रहे हैं। लेकिन अब प्रश्नों के हिसाब से क्या हमारे प्रश्न बन सकते हैं, इन बातों को भी ध्यान में रखना है। ये पहली बात किससे जुड़ी हुई है? संत रामानुजम से जुड़ी हुई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजम से जुड़ी हुई है। अब बात आई, यहाँ पर दो प्रश्न बनेंगे, दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। एक संत रामानुजम से रिलेटेड इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, दूसरा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। क्या इतिहास रहा है रामानुजम जी का, क्या वर्तमान चल रहा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का, दोनों को मिला करके आपको पढ़ना पड़ेगा। दोनों चीज़ें संभावित हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वर्तमान समय में। ठीक है, इस स्टैचू के बारे में वर्तमान समय में क्या बातें हमें जाननी चाहिए, उन चीज़ों को हम देख लें। ठीक है, ये बैठी हुई मुद्रा में प्रतिमा है। ठीक है, पहली बात है बैठी हुई मुद्रा। इस स्टैचू की खासियत क्या है? बैठी हुई मुद्रा है, और बैठी हुई मुद्रा के हिसाब से यह दूसरी, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है, सबसे ऊंची है। बैठी हुई मुद्रा के हिसाब से दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, विश्व में, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, इस बात को आप जानते हैं। ठीक है, ये बात, ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर सिचुएटेड है। यहाँ पर 2022 में 5 फेब को इसकी स्थापना, इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, अब ये बात आई किस धातु की बनी है? कंक्रीट की बनी है। तो ये 5 धातुओं से बनी है। ये 5 धातुओं से बनी हुई है, इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, कई विश्व की ऊंची प्रतिमाएं हैं कंक्रीट से निर्मित हैं, फिर धातुओं की पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, कई स्पेशल एक धातु से बनी हुई प्रतिमा है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? 5 धातुओं से बनी है। ठीक, तो अब इसमें जैसे याद भी रखना है, सोना चांदी, ये 2 बातें तो आपको याद ही रहेंगी। सोना चांदी 2 बातें याद रखे रहिए। ठीक है, इसके साथ क्या है? कापर, जिंक और टाइटेनियम। ठीक है, कापर, जिंक और टाइटेनियम, इन 5 धातुओं को मिला करके बनाया गया है। 5 धातुओं से निर्मित है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 216 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगर ऊंचाई की बात करें, 216 फुट की ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, इतनी बातें कम से कम तत्कालीन आपको जाननी है। दूसरी बात आपको क्या जाननी है? दूसरी बात आपको संत रामानुजम के बारे में जाननी है। ठीक है, संत रामानुजम के बारे में जाननी है कि ये कौन थे, इनकी क्या खासियत थी, क्या इनका इतिहास रहा है। तो ये 11वीं शताब्दी से संबंधित हैं। संत रामानुजम कब से संबंधित हैं? 11वीं शताब्दी। ठीक है, 11वीं शताब्दी में क्या हो रहा था भारत में, आप जानते हैं। भारत में तमाम बार भक्ति आंदोलन रहे हैं।
प्राचीनतम भारत में चले जाएंगे तो वैद्य और बौद्ध और जैन के रूप में हमारे यहाँ धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे हैं। फिर शंकराचार्य जी देखिए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो बौद्ध जैन तो एक अलग कैटेगरी में धर्म के रूप में हम पढ़ते हैं, बाकी लोगों को धर्म गुरुओं के रूप में ही पढ़ते हैं, जो धर्म और लोगों के बीच सामंजस्य बैठाते हैं, कुरीतियों को दूर करने की बात करते हैं ताकि सामाजिक व्यवस्था उचित बनाई जा सके, लोगों के बीच की दूरियों को मिटाया जा सके। कर्मकांडीय जो प्रथाएं होती हैं जो लोगों के बीच वैमनस्य, आपस के मेल व्यवहार को समाप्त करें, वैमनस्य को बढ़ाएं, ऐसी चीज़ों को दूर करते हुए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हमारे चलते हैं। तो जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं 15वीं 16वीं शताब्दी के, तो जड़ें हमें 11वीं शताब्दी में ज़्यादा अच्छे से मिलती हैं। ठीक है, तो रामानुजम जी 11वीं शताब्दी के थे। ठीक है, वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। ठीक है, अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। यानी कि जो प्राचीन भारत जो कि वेदों में हमें परिलक्षित होता है उसके दार्शनिक थे। सही इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया कि ह्यूमैनिटी को डेवलप करने वाला है, ना कि ह्यूमैनिटी को बिगाड़ने वाला। और ह्यूमैनिटी ही जब समाज में नीचे की ओर जाती है तो धर्म भी पतन की ओर जाता है। ह्यूमैनिटी को ही जब ऊपर उठाना हो तो धर्म को स्वयं ऊपर उठ कर आना होगा। यही इनकी विचारधारा थी। ठीक है, यह बात आप जाने रहिए इनके द्वारा कि वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। घूम घूम कर भ्रमण करके इन्होंने लोगों को जागरूक किया, कुरीतियों कुप्रथाओं को छोड़ने को कहा। ठीक है, और ज्ञान को बढ़ाने की बात की, भक्ति की बात की। भक्ति के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, विशेष प्रथाओं की आवश्यकता नहीं है, भक्ति आत्मा से होती है। ये सब नींव यहीं पर पड़ी और आगे बढ़ती चली गई। इस बात को आपको जाने रहना है संत रामानुजम के बारे में। बाकी इतिहास में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस मूर्ति की कुछ और भी खासियत थी। इस मूर्ति की कुछ और भी खासियत थी। क्या ऐसी खासियत थी? ठीक है, ये मूर्ति संत आदमी थे, संत दान पर ही जीवित रहते हैं, तो इनकी मूर्ति भी वैसे ही है। ठीक है, दान के पैसों से निर्माण हुआ है। यानी कि इस मूर्ति का निर्माण, संत की मूर्ति का निर्माण संत की तरीके से ही हुआ है। और जमीन भी दान की है, जे रामेश्वर राव की माई होम ग्रुप द्वारा। ठीक है, जमीन जो है इसकी यह भी दान में मिली। ठीक है, माई होम ग्रुप द्वारा जमीन दान दी गई, माई होम ग्रुप द्वारा। जे रामेश्वर राव हैं, इस ग्रुप से रिलेटेड व्यक्ति कौन है? जे रामेश्वर राव। ठीक है, तो सब कुछ दान का रहा, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। जे रामेश्वर राव जी की, ठीक है, दी गई भूमि पर इसका निर्माण हुआ। ये एक प्रश्न हुआ आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं ऐसे प्रश्न लगातार आते रहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न लगातार आते रहते हैं। ठीक है, संत रामानुजम को भी बेसिक बात आपने जान लिया। थोड़ा सा ये भी जाने रहिए। ठीक है, इनका जन्म भी कभी कभार पूछ सकता है। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, यानी कि दक्षिण भारत के थे। और दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में भी इन्होंने प्रभाव डाला है। ठीक है, प्रभाव डाला है, सामाजिक समानता पर बल दिया है। ये बात पहले ही बताया मैंने, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक बेस ये भी मिला रहे कि जब इतिहास पढ़िए धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, तो समझने में आपको आसानी हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चित प्रश्न रहा जिससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। ठीक है, ऑपरेशन गंगा पहले भी बता चुका हूं, लेकिन बार बार चर्चा में रहा है, इसलिए फिर से मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये किससे संबंधित है? यूक्रेन में फंसे भारतीय को या की स्वदेश वापसी
ठीक है। यूक्रेन पर आप जानते हैं रसिया आक्रमण कर चुका है, बहुत से वहाँ पर भारतीय फंसे थे, भारतीय छात्र फंसे थे जो मेडिकल की एजुकेशन लेने गए हुए थे, इनको भारत लाना था। आगे बढ़कर भारत सरकार ने जिम्मेदारी अपनी उठाई और ऑपरेशन गंगा नाम का अभियान चलाया। यूक्रेन की स्थिति सही नहीं थी, यूक्रेन में तमाम जो एयरपोर्ट थे वो बर्बाद हो चुके थे, सुरक्षित नहीं थे। तो भारत ने क्या किया, पहले सड़क मार्ग से यूक्रेन से इनको आस पड़ोस के देश जैसे आप रख सकते हैं पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, यानी कि पड़ोसी देश, किसके, इसके पड़ोसी देश जैसे कि, ठीक है, पड़ोसी देश कौन से, जैसे कि पोलैंड, हंगरी, ठीक है, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, आदि। ठीक है, ये तो मैं कुछ देशों को लिख रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आप एटलस जरूर देखिए आस पड़ोस के देशों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ सब सड़क मार्ग से भेजा गया, यानी कि इन सब जगहों पर कहाँ सड़क मार्ग से लाया गया, और फिर यहाँ से, ठीक है, इन देशों से, ठीक है, हवाई मार्ग से इनकी स्वदेश वापसी कराई गई, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। ध्यान से याद रखे रहिएगा, ठीक है। अभी भारत और अफगानिस्तान का एक संबंध विशेष चर्चा में रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान से रिलेटेड प्रश्न है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ चुका है, अफगानिस्तान की स्थिति से आप कमोबेश वाकिफ़ हैं, बहुत कुछ समस्या है, वैश्विक स्तर की समस्या है, किसी का भी हित नहीं सध रहा है क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार वहाँ नहीं है, एक आर्म्स के बल पर बनाई गई सरकार है, ठीक है, कानूनों में इस तरह हेर फेर हुआ है, तमाम मानवीय हितों की अनदेखी की जा रही है, फिर भी तमाम विश्व ने संबंध भी तोड़ रखे हैं, फिर भी भारत की मानवीयता क्या है ये बहुत स्पष्ट है, अभी इस बात से स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन लोग तमाम बातें कहते रहते हैं, है ना, गेहूं लौट गया, आम लौट गया, ठीक है, तो ऐसे लोगों की बात पे ध्यान नहीं देना है। पहले भी कई बार मैंने बताया अफगानिस्तान को भारत ने क्या किया है, ठीक है, भारत द्वारा सहायता, कैसी सहायता, निःशुल्क सहायता दी गई है। भारत ने अफगानिस्तान को निःशुल्क सहायता दी है, ठीक है। कैसी सहायता दी गई, अब मेन मुद्दा ये आया, ये सहायता निःशुल्क वाली किस प्रकार की सहायता है ये जानना जरूरी है। 50,000 मीट्रिक टन गेहूं वहां पर भूखमरी की स्थिति है, यानी कि गवर्नमेंट वहां पर अव्यवस्थित तरीके से सैन्य शासन के रूप में स्थापित हुई, ठीक है, लेकिन वहां रहने वाले लोग तो मानव ही हैं, और इस तरीके से वहाँ की स्थितियाँ हो गई हैं कि वहाँ भूखमरी फैल गई है, लोग भूखों मर रहे हैं। तो भारत ने आगे बढ़ कर के अपना दायित्व निभाया है, अफगानिस्तान को निःशुल्क सहायता दी है, 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की सहायता दी गई है, जो कि अब ये भी ऐसा भी पूछ सकता है कि इसका रूट क्या रहा, क्योंकि रूट बहुत चर्चित रहा है। अटारी सीमा जानते हैं आप, भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक है, अटारी सीमा, ठीक, यहाँ से मतलब सड़क मार्ग से आपका गेहूं गया है जलालाबाद अफगानिस्तान तक सड़क मार्ग से, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान होते हुए जलालाबाद अफगानिस्तान तक गया है सड़क मार्ग। यह एक स्पेशल बात है, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि सड़क मार्ग से भेजा गया है, ठीक है। फिर भारत ने इसको भेजा तो इसके बाद UNWFP विश्व खाद्य कार्यक्रम, फिर यह गेहूं किसको दे दिया गया, ये जो गेहूं है यहाँ जलालाबाद में हैंडओवर कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशंस जो सहायता कर रहा है
अफ़गानिस्तान में रह करके वहाँ एक NGO की तरह जो कार्य कर रहा है, भारत ने इस प्रोग्राम को वो गेहूं सौंप दिया, यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों को जलालाबाद में सौंप दिया और कहा कि भाई अब उचित लोगों तक आप व्यवस्था बनाइए कि उनको रोटी मिल सके, भूखमरी की स्थिति ना आए, भूखों कोई मरने ना पाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, एक यहाँ पर एक स्पेशल बात आती है, अफ़गानिस्तान में एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर, ठीक है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। ठीक, ये काबुल में स्थित है। यहाँ पहले से ही भारत ने निःशुल्क दवा आदि भेज चुका है। ठीक है, निःशुल्क, यानी भारत पहले से ही सहायता करता आ रहा है। और एक बड़ी सहायता के रूप में विश्व खाद्य कार्यक्रम को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भारत ने सड़क मार्ग से भेजकर सौंपा है, ताकि अफ़गानिस्तान में भूखमरी की स्थिति को रोका जा सके। ठीक, प्री मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आज हमारे ये 2-3 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने का मतलब ताकि कोई ऐसी डिस्टरबेंस ना होने पाए कि पता चला सब बटोर लिए हैं, कुछ भी नहीं सही हो रहा है। कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, इस नियम को अपनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।